हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कविता मेडिकोस एजुकेशन। जो हमारी आज की डिजीज कंडीशन है वो है पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस, जिसे हम आम भाषा में टीबी बोलते हैं। ठीक है ना। तो पल्मोनरी मतलब जो टीबी हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है उसे हम पल्मोनरी बोलते हैं। वैसे जो टीबी होती है वो हमारे किसी भी ऑर्गन को, हमारे बॉडी के किसी भी पार्ट को इन्फेक्ट कर सकती है, बट जो 90% टीबी होती है वो खासकर हमारे लंग्स को ही इन्फेक्ट करती है। ओके, सिर्फ जो 10% टीबी होती है वो हमारे किसी अन्य ऑर्गन या किसी अन्य बॉडी पार्ट को इन्फेक्ट करती है। जैसे कि कौन कौन से बॉडी पार्ट्स आते हैं, जैसे कि हमारा ब्रेन हो गया, हमारा स्पाइन हो गया, एब्डोमेन रीजन हो गया, हमारा स्टमक हो गया, या फिर हमारे यूरोजेनिटल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है ना। तो ये जो 10% टीबी है जो हमारे अदर पार्ट को इन्फेक्ट करती है वो हाईली डेडली टीबी है। ठीक है, वो बहुत ही खतरनाक टीबी है। सिर्फ 90% टीबी जो है वो हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है। ठीक है, इसको हम क्योर कर सकते हैं। ओके, टीबी के जो रेट है अगर हम वर्ल्ड वाइड देखें तो 1/3 पॉपुलेशन को टीबी इन्फेक्ट करती है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस। तो पहले हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। देखो, टीबी क्या है? पल्मोनरी ट्यूबरक्लोसिस है इन्फेक्शियस डिजीज। ठीक है, ये एक क्रोनिक बीमारी है, ये इन्फेक्शियस बीमारी है, मतलब ये बीमारी फैलती है, हाईली कंटेजियस बीमारी है जो जल्दी से फैलती है। तो ये एक हाईली इन्फेक्शियस बीमारी है जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन को जल्दी से फैलती है, कंटीजियस है, कंटामिनेटेड है, इन्फेक्शियस डिजीज है। ठीक है, और एक क्रोनिक बीमारी है क्योंकि बीमारी सालों साल हमारी बॉडी में रह सकती है, इसलिए इसको हम बोलते हैं क्रोनिक बीमारी। ठीक है, अब ये होता क्यों है भाई? कॉज्ड बाय द बैक्टीरियम। ठीक है, ये एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है। उस बैक्टीरिया का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस, जिसको हम एम ट्यूबरकुलाई बैक्टीरिया भी बोलते हैं। पुराने टाइम में जो लोग थे उनको माइकोबैक्टीरियम बोविस नाम के बैक्टीरिया के द्वारा टीबी होता था। ठीक है, जब कोई कच्चा दूध, मतलब जो रॉ मिल्क होता था काऊ का, अगर वो पीता था तो उसको टीबी होता था। बट अभी तो जो दूध है वो काफ़ी पास्चराइज फॉर्म में आने लग गया है, तो उसके चांसेस बिल्कुल ज़ीरो हो चुके हैं। ठीक है, बट जो अभी जो टीबी फैलती है वो किस बैक्टीरिया के द्वारा फैलती है? उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अब ये कैसे फैलती है? देखो, द डिजीज इज ट्रांसमिटेड मेनली थ्रू, ये बीमारी कैसे फैलती है? एरोसोलाइज ड्रॉपलेट्स, मतलब जो हवा है, जो एयर है, उसमें कुछ बूंदे, कुछ ड्रॉपलेट्स अगर रह जाएंगी। ठीक है, किसकी बूंदे? अगर कोई पर्सन क्या है, एक्सपेल्ड व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कफ स्नीज और स्पीक्स। सपोज किसी पर्सन को टीबी है, ठीक है, वो टीबी से ग्रस्त है, ठीक है, और वो हमसे बात कर रहा है, या वो खांस रहा है, या छींक रहा है, कुछ भी कर रहा है, सिंगिंग कर रहा है, बोल रहा है, हम उससे बात कर रहे हैं, तो उसके मुंह से जो लार निकलती है, ठीक है, जो खांसी के द्वारा, छींकने के द्वारा जो उसका स्पुटम बाहर निकलता है, वो उस बैक्टीरिया उस स्पुटम में होते हैं। ये बैक्टीरिया काफ़ी हल्के होते हैं, इसलिए ये एयर में काफ़ी लंबे टाइम तक प्रेजेंट हो सकते हैं। जैसे ही हम वो एयर इनहेल करेंगे तो ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में भी अंदर एंटर कर जाएगा। ठीक है ना। या फिर कोई पर्सन, उसको टीबी है, उसने खांसा, वहाँ से वो चला गया और हम उसके संपर्क में आ चुके हैं, उस एयर के संपर्क में। उस एयर में क्या है? टीबी का बैक्टीरिया है, उसको हमने इनहेल कर दिया है तो वो हमारे अंदर भी आ जाएगा। ठीक है ना। फिर देखो, कई बार ये कुछ लोगों में सिम्टम शो करता है, कई बार नहीं करता है। भाई, जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होगी, मजबूत होगी, वो इस बैक्टीरिया को दबा देगा। ठीक है, और वो सिम्टम शो नहीं करेंगे। और जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर होगी, जैसे कि अगर किसी को HIV एड्स है, कैंसर है, या पर्सन बहुत ही ओल्ड एज में है, तो उसकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं होगी। ठीक है, और वो टीबी के सिम्टम शो कर देगा। देखो, जो ये माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस होता है ना, ये एक रोड शेप्ड का बैक्टीरिया है। कैसा बैक्टीरिया? रोड शेप्ड का है, सिलेंड्रिकल शेप में। ठीक है, इस बैक्टीरिया को ऑक्सीजन अधिक पसंद होता है, इसलिए 90% जो टीबी होती है वो हमारे लंग्स में होती है, क्योंकि ये एक एरोबिक बैक्टीरिया, एरोबिक मतलब जिसको ऑक्सीजन काफ़ी पसंद होता है, इसलिए ज़्यादा ये हमारे लंग्स में होता है। ठीक है, सपोज हमने कोई इन्फेक्टेड एयर अंदर इनहेल कर दी है, ठीक है, तो जैसे ये बैक्टीरिया हमारे अंदर आएगा तो ये हमारे ट्रेकिया में, हमारे ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूस, प्राइमरी ब्रोंक्यूस, सेकेंडरी ब्रोंक्यूस, और कहाँ जाएगा?
ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है हमारे लंग्स में? ज़्यादा ऑक्सीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? हमारे एल्वुलाई में, क्योंकि एल्वुलाई गैसेस एक्सचेंज करती है। तो ये बैक्टीरिया हमारे कहाँ जाएगा? एल्वुलाई में आ जाएगा। ठीक है, शुरुआती फेज में जो ये बैक्टीरिया होता है ये हमारे लोअर लंग्स के लोब को इन्फेक्ट करता है। ठीक है, राइट लंग में हमारे 3 लोब्स होते हैं, लेफ्ट लंग में कितने लोब्स होते हैं? 2 लोब्स होते हैं। तो शुरुआत में बैक्टीरिया हमारे कहाँ आएगा? हमारे एल्वुलाई में आएगा और लोअर लोब में आएगा। ठीक है, एल्वुलाई में क्यों आया? क्योंकि एल्वुलाई में गैसेस जो होती है, ऑक्सीजन जो होता है वो अधिक होता है। ठीक है, तो ये कैसा बैक्टीरिया है? रोड शीट बैक्टीरिया है और सिलेंड्रिकल बैक्टीरिया है, इसको ऑक्सीजन बहुत पसंद है। ठीक है ना, तो जैसे ये हमारे कहाँ आया? हमारे एल्वुलाई में आया। अब हमारी बॉडी अपना डिफेंस मैकेनिज्म यूज करती है। ठीक है, जैसे कि वैसे तो हमारे अंदर हर दिन कोई ना कोई बैक्टीरिया वायरस आते रहते हैं। ठीक है, बट हम खांसी के द्वारा या फिर जो हमारे सीलिया होते हैं उनके द्वारा हम स्पिट करके खांस कर उसको बाहर निकाल देते हैं। ठीक है, बट कुछ बैक्टीरिया इतने जिद्दी होते हैं, इतने हार्ड होते हैं कि वो हमारे लंग्स के अंदर घुस ही जाते हैं। ठीक है, तो जब ये जिद्दी बैक्टीरिया हमारे एल्वुलाई में अंदर आ चुका है तो अब हमारे एल्वुलाई के अंदर एक और डिफेंस मैकेनिज्म होता है, उसको बोलते हैं माइक्रोफेज। क्या होते हैं? माइक्रोफेज। ये माइक्रोफेज हमारे कहाँ होते हैं? हमारे एल्वुलाई के अंदर होते हैं। तो यहाँ पर ये एल्वुलाई है और इसके अंदर जो ब्लू वाला ये क्या हमारा माइक्रोफेज है। इस माइक्रोफेज का काम क्या होता है कि बाहर से कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हमारी बॉडी में आता है तो ये उसको एनगल्फ कर जाता है, मतलब उसको खा देता है। ठीक है, उसको डिस्ट्रॉय कर देता है। तो जब ये हमारे बैक्टीरिया जब हमारे कहाँ आया? हमारे एल्वुलाई में आया तो यहाँ पर जो माइक्रोफेज था इसने इसको अंदर ले लिया, एनगल्फ करने की कोशिश करी। ठीक है, क्योंकि ये कुछ ऐसे केमिकल्स निकालता है जो केमिकल क्या करेगा? इस बैक्टीरिया को मार देगा। क्या कर देगा? इसको मार देगा। ठीक है ना, तो यहाँ पर इसने इसको एनगल्फ कर दिया। बट ये बैक्टीरिया इतना जिद्दी होता है कि ये वहाँ पर नहीं मरता है लाइसोसोम से। ठीक है, इसके अंदर भी कुछ ऐसे फैक्टर होते हैं, कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं कि डिस्ट्रॉय नहीं हो पाता। ठीक है ना, और ये बैक्टीरिया यहाँ पर रिप्लिकेशन करना शुरू कर देगा, अपनी प्रजाति को बढ़ाना शुरू कर देगा। ठीक है, इसी तरह से ये यहाँ से फट के हमारे जो बाकी एल्वुलाई है वहाँ भी चला जाएगा। ठीक है, और हमारे माइक्रोफेजेस के अंदर इसने अपना रिप्लिकेशन करना शुरू कर दिया है। ठीक है, माइक्रोफेजेस को मारने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमारी बॉडी में ना इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, आसपास के जो लंग्स के बाकी टिश्यू है वहाँ पर डिस्ट्रक्शन हो जाता है, वहाँ पर इन्फ्लामेशन हो जाता है। जब भी हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन होता है तो हमारी जो इम्यूनिटी होती है बॉडी की, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है वो एक्टिव हो जाती है। ठीक है, अब ये माइक्रोफेजेस जो बाकी हेल्पर सेल्स होती है उनकी हेल्प मांगेगा। ठीक है, कि भाई हमको इसको मारना है, आप लोग भी यहाँ पर आ जाओ। तो जैसे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होगा, इन्फ्लामेशन होगा, हमारी बॉडी की जो अन्य सेल्स होती है, ठीक है, सेल मीडिएटेड जो इम्यूनिटी अन्य सेल्स होती है, जैसे कि हमारी नेचुरल किलर सेल्स हो गई, डेंड्रेटिक सेल्स हो गए, न्यूट्रोफिल्स हो गए, बी सेल हो गए, टी सेल हो गए, ये इस बैक्टीरिया को घेर लेगा। कैसे क्या कर लेगा? घेर लेगा, ताकि इस बैक्टीरिया को मिलके हम मार सके। ठीक है, और बहुत सारे केमिकल्स, बहुत सारे इंटरल्यूकेंस भी यहाँ पर निकलते हैं, जिसकी वजह से हमारे लंग्स के टिश्यू जो है, सेल है, उनमें डिस्ट्रक्शन होता है, उनमें इन्फ्लामेशन होता है। देखो भाई, यहाँ पर बीच में क्या है? हमारे एल्वुलाई, ठीक है, माइक्रोफेज है, और जो बाकी हमारे जो इम्यूनिटी की जो सेल्स है उसने भी इसको घेर लिया है ताकि इस बैक्टीरिया को मार सके। ठीक है, थोड़े बहुत बैक्टीरिया यहाँ मर जाते हैं, बट ये बैक्टीरिया बहुत जिद्दी होता है। ठीक है, अगर पर्सन की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, किसी की रोग प्रतिरोधक क्षमता बहुत स्ट्रांग है, तो ये बैक्टीरिया यहाँ बंद हो जाता है। ठीक है, और इस तरह से एक स्ट्रक्चर बन जाता है। इस स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं ग्रेनुलोमा। क्या बोलते हैं? ग्रेनुलोमा, जिसके बीच में क्या होता है? हमारे माइक्रोफेजेस होते हैं, और उसके अंदर क्या होते हैं? हमारे बैक्टीरिया होते हैं। कुछ बैक्टीरिया मर गए हैं, कुछ बैक्टीरिया डोरमेंट फेस में, मतलब वो अभी कुछ टाइम के लिए डोरमेंट फेस में, ठीक है, वो कुछ टाइम के लिए अपनी एक्टिविटी यहाँ बंद कर देते हैं। ठीक है, और इन बैक्टीरिया की जो लेयर होती है वो लिपिड से बनती है। ठीक है, तो जब ये बैक्टीरिया मरते हैं, बहुत सारे प्रोटीन यहाँ निकलते हैं, तो वो एक चीज़ लाइक अपीयरेंस शो करते हैं, एक वाइट अपीयरेंस शो करते हैं। तो बीच वाले भाग को हम बोलते हैं कैशियस ग्रेनुलोमा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लंग्स में ये चपटे चपटे से स्ट्रक्चर दिख रहा है आपको, ये वाले स्ट्रक्चर इस तरह से ग्रेनुलोमा बना लेते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ लोगों में सिम्टम्स शो हो जाएंगे। सपोज किसी की इम्यूनिटी क्या है? कमजोर है, कोई पर्सन कैंसर से ग्रस्त है या टीबी से ग्रस्त है, या वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज ड्रग्स लेता है, या वो ओल्ड एज में,
तभी बैक्टीरिया क्या करेंगे, यहाँ से बाहर निकल जाएंगे और हमारे लंग्स के अन्य पार्ट्स में, अन्य जो लिम्फ ग्लाइंड्स हैं, ठीक है, अन्य जो एल्वुलाई है वहाँ फैलना शुरू कर देंगे और पर्सन को टीबी के सिम्टम आ जाएंगे, ठीक है। बट कुछ लोगों में असिम्टोमेटिक होता है, असिम्टोमेटिक सिम्टम शो नहीं करता। अगर किसी की इम्यूनिटी स्ट्रांग है, वो यंग एज में है, उसको कोई अन्य बीमारी नहीं है और उसकी इम्यूनिटी काफ़ी अच्छी है, तो वो बैक्टीरिया को घेर लेगा, ठीक है। और बैक्टीरिया यहाँ पर डोरमेंट फेज में, मतलब वो इनएक्टिव हो जाएगी, वो कुछ टाइम के लिए यहाँ पर इनएक्टिव हो जाती है, ठीक है। तो बैक्टीरिया उसके अंदर रहेगा यहाँ पर, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा। जब भी उस पर्सन को कोई अन्य बीमारी होगी या वो ओल्ड एज में जाएगा या उसकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाएगी, तब इस इम्यूनिटी को हरा के बैक्टीरिया बाहर निकल जाएगा और उसको टीबी कॉज कर देगा। तो सालों साल तक ये टीबी का बैक्टीरिया हमारे अंदर प्रेजेंट हो सकता है। अगर कम अमाउंट में हमने माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस अंदर लिया है तो हमारी इम्यूनिटी को मार देती है, ठीक है। और कुछ टीबी के मार्क हमारी बॉडी में छोड़ देती है, जिसको कि हम एक्सरे में क्लियरली देख सकते हैं। तो देखो 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। क्या होता है टीबी में? पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस के टाइम पे क्या होता है? पहला क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ ग्रेनुलोमा इन्फेक्टेड लंग। जिस भी लंग्स में बैक्टीरिया घुसा है, जिस भी लोब में बैक्टीरिया अंदर आया है, वहां पर ग्रेनुलोमा बनेगा। मैंने बताया ग्रेनुलोमा कैसे कैसे बनता है। माइक्रोफेज इसको अपने अंदर लेगा, पर ये बैक्टीरिया मल्टीप्लाई करेगा और बैक्टीरिया को मारने के लिए हमारी जो बाकी सेल्स होती है, टी सेल, बी सेल, वो सब यहाँ पर आ जाती हैं, एक स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करती है जिसको ग्रेनुलोमा बोलते हैं। जब हम इसको डायग्नोस करते हैं और हमको एक्सरे में कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर लंग्स में देखने को मिलते हैं, इन्हें हम गोन फोकस बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या है भाई? इन्फ्लामेशन लीड्स टू सेल मेडिएटेड हाइपर सेंसिटिविटी। जब भी यहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा, ठीक है, बैक्टीरिया रिप्लिकेशन करेंगे, वो आसपास के सेल को नुकसान पहुंचाएंगे, वहाँ पर इन्फ्लामेशन होगा तो हमारी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी जाग जाएगी और वहां पर वो इस बैक्टीरिया को घेर लेगी और एक हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यहाँ बन जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारी अन्य सेल्स भी आ चुकी है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो चुका है, हमारे जो अन्य सेल इम्यूनिटी है उसने बैक्टीरिया को घेर लिया है और वहां पर अधिक इन्फ्लामेशन होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तीसरी कंडीशन में क्या क्या देखो हो सकता है? एक होता है फाइब्रोकेविटी, मतलब ये बैक्टीरिया अंदर ही फंस चुका है, ठीक है, इसने यहाँ पर फाइब्रस बना चुका है और ये सालों साल उस पर्सन के अंदर है, बट उसको कोई टीबी का सिम्टम नहीं आ रहा है, बट तब भी बैक्टीरिया उसके अंदर है। किस फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में। दूसरा क्या होगा? अगर किसी की इम्यूनिटी बहुत स्ट्रांग है, कम बैक्टीरिया अंदर आए हैं, तो हमारी इम्यूनिटी बैक्टीरिया को मार देगी। उस पर्सन के अंदर लंग्स में कुछ इस तरह से मार्क देखने को मिलेंगे, इसको बोलते हैं कुछ धब्बे छोड़ देना, कैल्सिफिकेशन छोड़ देना। अगर हम उस पर्सन का एक्सरे कराएंगे तो हम इसको बोल सकते हैं कि आपको इतने सालों में पहले टीबी रही होगी, ठीक है, बट अभी आपकी इम्यूनिटी ने उस टीबी को हरा चुका है, तब भी उस पर्सन के एक्सरे में हमको धब्बे दिखाई देखने को मिलेंगे, ठीक है, अगर उसकी इम्यूनिटी ने उसको हरा चुका है बैक्टीरिया को। या फिर क्या हो सकता है? डिस्ट्रक्शन एक्टिव टीबी कैन अक्कर, ठीक है। क्या हो सकता है? ये टीबी जो बैक्टीरिया है इतना खतरनाक है कि इसने वहां डिस्ट्रक्शन कर दिया है, ये एक्टिव फॉर्म में आ चुका है और इसने टीबी के सिम्टम शो कर दिए हैं, ठीक है। इसी को बोलते हैं हम पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो नेक्स्ट है हमारे पास कॉजेस एंड रिस्क फैक्टर ऑफ पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस। तो भाई क्या कारण है जिससे कि टीबी होता है, और रिस्क फैक्टर हम उनको बोलते हैं ऐसे कारक जो टीबी होने के चांसेस को अधिक बढ़ा देते हैं, उनको हम बोलते हैं रिस्क फैक्टर। तो पहला हम पढ़ लेते हैं कि टीबी होने का कारण क्या है। तो टीबी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म के थ्रू होती है। जो बैक्टीरिया है उसका नाम क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया या फिर बेसिलाई, ओके। तो यही एक मुख्य कारण है जिससे कि टीबी होता है, ठीक है। अब इस बैक्टीरिया के कुछ फीचर्स हैं, जैसे कि ये बैक्टीरिया रोड शेप का होता है, सिलेंडर शेप में होता है, इस तरह से बैक्टीरिया होता है, ठीक है। दूसरी खासियत क्या है बैक्टीरिया की कि ये कोई भी स्पोर वगैरह हमारे लंग्स में, हमारे एल्वुलाई में नहीं बनाता है। ये बैक्टीरिया खुद ही मल्टीप्लाई करता है, खुद ही रिप्लिकेट करता है, कोई स्पोर का फॉर्मेशन नहीं करता। फिर है स्लो ग्रोइंग, ये बैक्टीरिया धीरे धीरे मल्टीप्लाई, धीरे धीरे ग्रो करता है। इसीलिए तो हम बोलते हैं कि जो टीबी है वो क्रॉनिक डिजीज कंडीशन है, लॉन्ग टर्म डिजीज कंडीशन है, क्योंकि ये बैक्टीरिया अपने मल्टीप्लिकेशन, अपनी जनसंख्या धीरे धीरे बढ़ाता है। फिर है एरोबिक बैक्टीरिया, मतलब वो बैक्टीरिया जिनको ऑक्सीजन अच्छा लगता है, ऑक्सीजन पसंद आता है। इसीलिए जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है ये हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है।
जो 90% टीबी होती है वो हमारे लंग्स में होती है, क्योंकि इन बैक्टीरिया को ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा पसंद होता है। ठीक है, तो 90% टीबी हमारे लंग्स को इन्फेक्ट करती है। सिर्फ जो 10% टीबी है वो हमारे अन्य बॉडी के पार्ट्स को, जैसे कि हमारा स्पाइन हो गया, रीढ़ की हड्डी हो गई, एब्डोमेन एरिया हो गया, स्टमक हो गया, हमारे यूरोजेनिटल ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, तो 90% जो टीबी है वो हमारे लंग्स में होती है, 10% टीबी हमारे अन्य बॉडी के ऑर्गन्स में होगी। बट जो 10% टीबी है वो बहुत ही खतरनाक है, फर्टाइल है, अगर उसको प्रॉपर ट्रीट ना किया गया तो। ठीक है ना, तो मेन पॉजिटिव कारण, जो मुख्य कारण है टीबी का, वो क्या है कि माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। अगर ये बैक्टीरिया गलती से हमारे लंग्स में अंदर चला गया, ठीक है, तो उससे हमें टीबी होता है। और जिस पर्सन को टीबी हुआ है, अगर हम उसके कांटेक्ट में आते हैं, वो खांसता है, चीखता है या फिर गाना गाता है, कुछ भी करता है, तो ये बैक्टीरिया हवा में आ जाते हैं, इसके ड्रॉपलेट्स हवा में आ जाते हैं। और अगर हम उस हवा के संपर्क में आएंगे, उसको इनहेल करेंगे, तो ये बैक्टीरिया हमारे लंग्स में भी आ जाएगा। कई बार जो बासी खाना होता है, चावल होता है, उसको हम अच्छे से गर्म नहीं करते हैं, उसके कारण भी अगर हम 2-3 दिन पड़ा हुआ जो खाना उसको खाते हैं, तो उससे भी इस बैक्टीरिया के आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है ना, तो ये इसका मुख्य कारण, जो कारण में सिर्फ एक ही है, क्या है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यहाँ पर हम पढ़ रहे रिस्क फैक्टर, मतलब ऐसे कौन से कारक हैं जो ट्यूबरक्लोसिस होने के संभावना को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, पहला यहाँ पर है वीकेंड इम्यून सिस्टम। इम्यूनिटी कमजोर है, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है पर्सन की, वो पहले से ही क्या है? कमजोर है। जैसे किन में मिलेगी इम्यूनिटी कमजोर? जो HIV पेशेंट होंगे, एड्स वाले, कैंसर वाले जो होंगे, और जो अस्थमा और जिनको कोई भयानक डिजीज कंडीशन है, ठीक है, उनकी इम्यूनिटी पहले से ही कमजोर है। तो ये बैक्टीरिया कमजोर इम्यूनिटी में जल्दी से पनपना शुरू कर देता है। ठीक है, फिर देखो लिविंग इन क्राउडेड और अनसैनिटरी एरिया, जो लोग बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके में रहते हैं, जहाँ पर हवा जो बाहर से अंदर नहीं आ पाती, वेंटिलेशन प्रॉपर नहीं है, ठीक है, अनसैनिटरी कंडीशन, हाइजीनिक कंडीशन अच्छी नहीं है, बहुत सारे लोग इकट्ठा एक साथ समूह में रह रहे हैं, ग्रुप में रह रहे हैं, जैसे कि प्रिजन्स, जो जेल में जो कैदी होते हैं, वो बहुत सारे लोग इकट्ठे रहते हैं। ठीक है, उनमें से अगर एक को टीबी होता है तो बहुत जल्दी से सब में स्प्रेड कर जाएगा। रिफ्यूजी कैंप्स, जो लोग एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, अपना अलग अलग एरिया में कैंप लगाते हैं, उनमें भी टीबी होने का खतरा अधिक है। ठीक है, वो टीबी को जल्दी बाहर स्प्रेड करते हैं, जल्दी फैलाते हैं। फिर है स्लम एरियाज, जो झुग्गी झोपड़ी, जो बस्ती में लोग रहते हैं, स्लम में रहते हैं, उनको टीबी जल्दी से कैच करता है, क्योंकि पॉवर्टी के कारण पैसे नहीं हैं तो वो अच्छा सा खाना नहीं खा पाते हैं, न्यूट्रिशन की बॉडी में कमी हो जाती है, इम्यूनिटी कमज़ोर पड़ जाती है, और वो जल्दी से टीबी कैच कर जाते हैं। ठीक है, अब वो औरों को भी टीबी फैला देते हैं। फिर देखो स्मोकिंग, अगर कोई सिगरेट पी रहा है, स्मोकिंग कर रहा है, स्मोकिंग में कार्सिनोजेनिक फैक्टर होते हैं जो हमारे सीलिया को खराब कर देंगे, लंग को डैमेज कर देंगे। लंग्स डैमेज होगा तो बैक्टीरिया जल्दी पनपना शुरू हो जाएगा। फिर सब्सटेंस एब्यूज़, अगर हम एल्कोहल, कोई हैवी एल्कोहल ड्रिंकिंग कर रहा है, टोबैको ले रहा है, कोई ड्रग एडिक्टेड पर्सन है, ठीक है, इंट्रावीनस रूट से वो ड्रग्स को लगातार ले रहा है, हैवी डोज में ले रहा है, उसको आदत पड़ चुकी है, या फिर अल्कोहल बहुत अधिक पी रहा है, तो ये हमारी इम्यूनिटी को कमजोर कर देता है अल्कोहल। ठीक है ना, तो टीबी जल्दी लगने का खतरा है। फिर देखो क्लोज कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड, अगर हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको टीबी है, ऐसा व्यक्ति जिसको एक्टिव टीबी है, मतलब उसके अंदर टीबी के सिम्टम हैं, ठीक है, उसके अंदर टीबी का बैक्टीरिया है, वो सिम्टम शो कर रहा है, अगर हम उससे बातचीत कर रहे हैं, उस दौरान वो खांसता है, छींकता है, हमसे बात करता है, तो जो उसके मुंह से निकलने वाला जो लार है, छींक है, वो हवा में फैल जाएगा। ठीक है, और एक छींक में या फिर 1000 से भी अधिक, लाखों जो होते हैं बैक्टीरिया प्रेजेंट होते हैं, और ये बैक्टीरिया काफ़ी लंबे टाइम तक एयर में रह सकता है, और जैसे ही हम उस एयर को इनहेल करेंगे तो बैक्टीरिया हमको भी हो जाएगा। तो अगर हम ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आते हैं जिसको एक्टिव टीबी है, तो हमें भी इन्फेक्ट कर जाएगा। फिर है माल न्यूट्रिशन, बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी होना, अगर न्यूट्रिशन की कमी है, विटामिन की कमी है, बैलेंस डाइट प्रॉपरली नहीं लेते हैं, तो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कमजोर कर देगा, जिससे कि हमारी इम्यूनिटी टीबी बैक्टीरिया से फाइट नहीं कर पाएगी और हमें टीबी हो जाएगा। फिर एज एक्सट्रीम, किन किन एज ग्रुप्स को अधिक टीबी होने की संभावना है? पहला है वेरी यंग, काफ़ी छोटे बच्चे, 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, उनमें अधिक खतरा होता है, क्योंकि उनकी इम्यूनिटी भी डेवलप हो रही है, उनकी इम्यूनिटी भी पूरी तरह से डेवलप नहीं हुई है। ठीक है, उनकी बॉडी में ऑर्गन्स बन रहे हैं, इम्यूनिटी बन रही है, तो उनको अधिक खतरा है। फिर एल्डरली, बुढ़ापे तक आते आते, ओल्ड एज तक आते आते हमारी जो इम्यूनिटी है वो कमज़ोर पड़ जाती है। फिर हेल्थ केयर वर्कर्स, डॉक्टर हो गए, नर्सेस हो गए, या फिर ऐसे व्यक्ति जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं,
वो हॉस्पिटल में बहुत टाइम तक काम करते हैं, खासकर टीबी वार्ड में, टीबी सेंटर में, जहाँ पर टीबी की स्क्रीनिंग होती है, डायग्नोसिस होता है, वहाँ पर काम करते हैं और बहुत लंबे टाइम से काम कर रहे हैं। अच्छे से अगर वो प्रिकॉशन नहीं ले रहे, मास्क नहीं पहन रहे, हैंड ग्लव्स नहीं पहन रहे हैं, हाइजीन का ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो उनको भी टीबी होने का खतरा बढ़ जाता है। फिर देखो, प्री एग्जिस्टिंग मेडिकल कंडीशन, व्यक्ति में पहले से कोई भयानक रोग है, ठीक है, उसके बहुत लंबे टाइम से उसको कोई मेडिकल कंडीशन है, ठीक है, जिसकी वजह से उसका टीबी का जो रिस्क है वो बढ़ जाएगा। जैसे कि डायबिटीज में क्या होता है, शुगर का लेवल हमारे ब्लड में अधिक बढ़ जाता है। अगर ब्लड में शुगर का लेवल अधिक होगा तो टीबी की ड्रग्स ढंग से काम नहीं कर पाती है। पर्सन को अगर टीबी है, डायबिटीज है, तो ड्रग्स भी ढंग से काम नहीं कर पाएगी, इसकी इम्यूनिटी भी कमजोर रहेगी और टीबी भी जल्दी हो जाएगी। फिर एक क्रोनिक रीनल फेलियर, किडनी फेलियर की कंडीशन है पेशेंट को। सिलिकोसिस, ऐसे व्यक्ति जो भट्टी में काम करते हैं, जहाँ सैंड डस्ट वगैरह, जो सैंड होता है गलती से हमारे लंग्स में आ गया, ठीक है, तो हमारे लंग्स को खराब कर देगा, हमारे लंग्स को डैमेज कर देगा, तो टीबी होने का खतरा अधिक बढ़ जाता है। ल्यूकेमिया, किसी को अगर कैंसर है, ब्लड कैंसर है, हॉटकिंस डिजीज है, तो उसको भी खतरा बढ़ जाता है। फिर इमिग्रेशन फ्रॉम कंट्रीज, ऐसे व्यक्ति जिनकी कंट्री में या कॉन्टिनेंट में पहले से टीबी बहुत ज़्यादा फैला हुआ है और वो दूसरी जगह जाते हैं। इमिग्रेशन मतलब एक जगह से, एक कंट्री से दूसरी जगह ट्रैवल करना और वहाँ भी टीबी को स्प्रेड कर देना, ठीक है। तो ऐसे वो कौन कौन से कॉन्टिनेंट है, ऐसे कौन कौन से कंट्रीज़ हैं जहाँ पर टीबी अधिकतर होती है, कौन कौन से, एशिया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका, ठीक है। अगर वहाँ से वो हमारी कंट्री में या फिर किसी अदर कॉन्टिनेंट में ट्रैवल करते हैं तो वो टीबी को फैला देंगे। फिर लॉन्ग टर्म यूज़ ऑफ कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स, कई बार व्यक्ति बहुत लंबे टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स को यूज़ करता है। कॉर्टिकोस्टेरॉइड ड्रग्स कौन सी होती है, जो हमारी बॉडी में इन्फ्लामेशन को, स्वेलिंग को कम कर देती है, ठीक है। अगर हम बहुत लंबे टाइम से कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स यूज़ कर रहे हैं तो ये हमारी इम्यूनिटी को सप्रेस कर देगा और चांसेस बढ़ जाएंगे टीबी होने के। फिर है ऑर्गन ट्रांसप्लांट मेडिकेशन, ठीक है। जिस व्यक्ति का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, चाहे वो किडनी हो, ठीक है, लीवर हो, कुछ भी, कोई भी ऑर्गन, लंग्स हो, अगर उसमें ट्रांसप्लांट हुआ है तो ट्रांसप्लांटेशन के दौरान हम पेशेंट को ना इम्यूनिटी सप्रेशन ड्रग्स देते हैं, ताकि जो हमने बाहर से उसकी बॉडी में ऑर्गन लगाया है, किसी अन्य व्यक्ति से उसकी बॉडी में ऑर्गन लगाया है, वो इम्यूनिटी उसको रिजेक्ट ना कर दे, ठीक है। तो हम व्यक्ति को इम्यूनिटी सप्रेशन ड्रग देते हैं, जिसकी वजह से कई बार व्यक्ति की इम्यूनिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाती है और टीबी के चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। फिर देखो सोशो इकोनॉमिक फैक्टर्स, जैसे कि गरीबी, पॉवर्टी, ठीक है, होमलेसनेस, जिनके पास घर नहीं है, ठीक है ना। अब ऐसे लोग बेचारे वो पहले से इतने गरीब है कि वो टीबी का सही टाइम पे इलाज नहीं करा पाते हैं, उसका डायग्नोस नहीं करा पाते हैं, उसकी स्क्रीनिंग नहीं करा पाते हैं, ठीक है। उनके पास अच्छी कंडीशंस नहीं है, रहने की जगह नहीं है और वो टीबी को अच्छे से ट्रीट भी नहीं कर पाते, तो उनके चांसेस इसमें बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन और पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस कितनी फेसेस होती है, मतलब जब बैक्टीरिया हमारे अंदर आता है तो उसकी कौन कौन सी यहाँ पर स्टेजेस होती है, कौन कौन सी फेसेस आती है पल्मोनरी ट्यूबरकुलोसिस की। पहला देखो यहाँ पर क्या है, प्राइमरी इन्फेक्शन, इसको हम बोलते हैं शुरुआती इन्फेक्शन। क्या बोलते हैं, शुरुआती इन्फेक्शन, इसीलिए इसको हम बोलते हैं इनिशियल स्टेज, ठीक है। ये प्राइमरी स्टेज है। इसमें क्या होता है, माइकोबैक्टीरियम फर्स्ट एंटर्स द लंग्स, मतलब जो बैक्टीरिया है वो हमारे लंग्स में आ गया, ठीक है। कोई व्यक्ति है, हेल्दी है, वो किसी के संपर्क में आया और उसने उस बैक्टीरिया को अंदर इनहेल कर लिया, ठीक है ना। तो जैसे बैक्टीरिया हमारे लंग्स में आता है तो हमारे एल्वुलाई के अंदर माइक्रोफेजेस होती है, हमारी इम्यून सेल होती है। माइक्रोफेजेस का काम क्या है, बैक्टीरिया को एनगल्फ कर देना, मतलब अपने अंदर लेती है और उसको मार देती है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये बैक्टीरिया अंदर आया और माइक्रोफेजेस ने इसको क्या कर दिया, अपने अंदर एनगल्फ कर दिया। यहाँ पर हमारी जो बॉडी की बाकी इम्यूनिटी सेल्स है वो भी यहाँ पर आती हैं और बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करती है, जैसे कि हमारी बी सेल हो गई, टी सेल हो गई, न्यूट्रोफिल्स हो गए, लिम्फोसाइट्स हो गया, वो सब यहाँ पर आएंगे और बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर अगर पर्सन की इम्यूनिटी पुअर है, मतलब उसकी इम्यूनिटी मजबूत नहीं है, ठीक है ना, तो एनगल्फ देम बट ड्यू टू पुअर इम्यूनिटी, अगर पर्सन की इम्यूनिटी खराब है, पुअर है किसी भी कारण, या तो वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स ले रहा है, उसको HIV है, कैंसर है या माल न्यूट्रिशन है, या उसको कोई अन्य बीमारी के कारण उसकी इम्यूनिटी क्या है, कमज़ोर है, तो ऐसे में क्या होगा, जो कमज़ोर इम्यूनिटी है वो उस बैक्टीरिया को हैंडल नहीं कर पाएगी, ठीक है ना, और बैक्टीरिया वहाँ पर सर्वाइव करना शुरू कर देगा हमारे लंग्स के एल्वुलाई के अंदर, ठीक है, और वहाँ पर वो मल्टीप्लाई करना शुरू कर देगा, ग्रो करना शुरू कर देगा
और व्यक्ति में जो लक्षण है टीबी के वो 1 से 2 हफ्ते के अंदर आने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो प्राइमरी फेज में, प्राइमरी स्टेज में जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी इतनी मजबूत नहीं है कि वो बैक्टीरिया को हैंडल कर पाए, इसीलिए व्यक्ति के अंदर 1 से 2 हफ्ते के अंदर टीबी के जो लक्षण है आने शुरू हो जाएंगे। जैसे कि कौन कौन से? बुखार आना, खांसी होना, सांस में दिक्कत होना, बलगम के साथ क्या आना? ब्लड का आना और वेट लॉस होना, ठीक है। और भी जो अन्य सिम्टम्स होते हैं टीबी के। तो ये है हमारी प्राइमरी फेज और प्राइमरी इन्फेक्शन। अब आते हैं हम लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस। लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में क्या होता है? बैक्टीरिया एनगल्फ बाय माइक्रोफेजेस, ठीक है। हमारी बॉडी अपना डिफेंस सिस्टम यूज करती है। हमारे एल्वुलाई के अंदर क्या होते हैं? हमारे इम्यून सेल होते हैं, उनका नाम क्या है? माइक्रोफेजेस। तो जैसे बैक्टीरिया हमारे लंग्स में आया और वो लंग्स के थ्रू कहाँ गया? हमारे एल्वुलाई में गया, तो वहां पर क्या होते हैं? माइक्रोफेजेस को एनगल्फ कर दिया। द इम्यून सिस्टम कंटेन्स द इन्फेक्शन इन डोरमेंट फेज, ठीक है। अब ये माइक्रोफेजेस को मारने की कोशिश करती है और जो हमारी बॉडी की जो बाकी सेल्स है वो भी यहाँ पर आना शुरू हो जाती है और बैक्टीरिया को इस तरह से कुछ घेर लेती है, उसको मारने की कोशिश करती है, ठीक है। कई बार हमारी जो बॉडी की इम्यूनिटी होती है वो उस बैक्टीरिया को पूरा खत्म कर देती है, उसको पूरा मार देती है। कई बार ऐसा होता है कि जो बैक्टीरिया है, कुछ बैक्टीरिया वहाँ पर मर जाते हैं, बट कुछ बैक्टीरिया अभी भी हमारी बॉडी के अंदर डोरमेंट फेज में रहेंगे, मतलब वो लक्षण शो नहीं करेंगे, वो हमारी बॉडी के अंदर है बट कैसे फॉर्म में? इनएक्टिव फॉर्म में, मतलब वो कोई भी हलचल नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, इनएक्टिव फॉर्म में डोरमेंट फेज में हमारी बॉडी के अंदर रहेंगे, ठीक है। इन ग्रेनुलोमा। और क्या होगा? ग्रेनुलोमा किसे बोलते हैं? जब हमारी बॉडी की डिफेंस जो सेल्स होती है, हमारी जो इम्यूनिटी पावर होती है, वो उस बैक्टीरिया को घेर लेता है और उस बैक्टीरिया को मारने की कोशिश करता है और उसको डोरमेंट फेज में हमारी बॉडी के अंदर ही रखता है। ऐसे व्यक्तियों में कोई भी टीबी के लक्षण नहीं आएंगे, देयर इज नो सिम्टम, ठीक है, कोई सिम्टम नहीं आएंगे। ये व्यक्ति किसी और को ये बीमारी नहीं फैलाते, ये कंटीजियस नहीं होते, इसको स्प्रेड नहीं कर पाएंगे और इन व्यक्तियों में जो बीमारी है ये सालों साल उनके अंदर रहेगी। कई बार तो ये लाइफ टाइम तक व्यक्ति के अंदर टीबी का बैक्टीरिया होता है बट उसमें कोई लक्षण नहीं आते हैं, वो डिजीज को स्प्रेड नहीं करता है, वो एक नॉर्मल लाइफ जीता है। बट यहाँ पर लेटेंट ट्यूबरकुलोसिस में इसको ट्रीट करना जरूरी है क्योंकि कभी ना कभी आगे चल के व्यक्ति ओल्ड एज में आएगा और उसकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाएगी, जिसका फायदा कौन लेगा? बैक्टीरिया लेंगे, ठीक है। कमजोर ओल्ड एज में आते आते हमारी इम्यूनिटी कमजोर पड़ जाती है तो ये बैक्टीरिया वहाँ पर अपना जो मल्टीप्लाई है और अपने सिम्टम दिखाना शुरू कर देगा, इसलिए इसको ट्रीट करना भी जरूरी है। देखो नेक्स्ट है एक्टिव फेज। यहाँ पर एक्टिव फेज में क्या हुआ है? लेटेंट टीबी बिकम्स एक्टिव। अब जो लेटेंट टीबी था, जो अभी तक इनएक्टिव फॉर्म में था, बैक्टीरिया कोई हलचल नहीं कर रहा था, कोई मल्टीप्लाई नहीं कर रहा था, ये एक्टिव हो गई। क्यों एक्टिव हो गई? क्या कारण था? ड्यू टू इम्यूनोसप्रेशन, मतलब जो पर्सन है उसकी इम्यूनिटी कमजोर पड़ चुकी है। क्यों इम्यूनिटी कमजोर पड़ी है? या तो उसको HIV है या कैंसर है या कोई बहुत ही खतरनाक बीमारी है जैसे कि डायबिटीज़ हो गया और हमारे अदर रेस्पिरेटरी जो बीमारियां वो हो चुकी है, या पर्सन को माल न्यूट्रिशन है, इसके अंदर रिस्क फैक्टर वो अल्कोहल ले रहा है या जो अन्य जो कारण मैंने आपको पढ़ाए हैं उनकी वजह से, ठीक है। तो यहाँ पर पर्सन की जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो काफ़ी कमज़ोर हो चुकी है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया को अच्छा मौका मिल चुका है कि वो हमारे लंग्स में फैल जाएंगे, ठीक है। और अब एक्टिव फेज में आके बैक्टीरिया अपना मल्टीप्लाई करना शुरू कर देंगे, अपना ग्रो करना शुरू कर देंगे। ऐसे व्यक्तियों में क्या होता है? सिम्टम आने शुरू हो जाते हैं और धीरे धीरे बैक्टीरिया यहाँ से स्प्रेड होते होते हमारे लंग्स के कहाँ जाएगा? ऊपर वाले लोब्स में जाएगा। कहाँ जाएगा? हमारे ऊपर वाले लोब्स में यहाँ चलना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ की सेल को, यहाँ के टिश्यू को डैमेज करना शुरू कर देगा। वहाँ पर गड्ढे गड्ढे फॉर्मेशन हो जाएंगे, उसको बोलते हैं कैविटीज वहाँ हो जाएगी, ठीक है। हमारे लंग्स में कैविटी होना शुरू हो जाएगी, वहाँ के टिश्यू, वहाँ के सेल, पैरेन्काइमा लेयर, वो सब डैमेज होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है ना। ऐसे व्यक्तियों में सिम्टम आते हैं टीबी के और ये दूसरों को भी टीबी फैला सकते हैं, ठीक है। ये हाईली कम्युनिकेबल होते हैं, हाईली कंटीजियस होते हैं, ठीक है। अगर ये कहीं पर खांसते हैं, चीखते हैं तो ये बैक्टीरिया हमारे आसपास जो एयर है उसमें फैल जाएगा। तो ये बहुत ही खतरनाक फेज होती है एक्टिव ट्यूबरकुलोसिस की। अब देखो मोड ऑफ इन्फेक्शन, ऐसे कौन कौन से रास्ते हैं, ऐसे कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनकी वजह से बैक्टीरिया फैलता है, क्या क्या मोड है इन्फेक्शन का। पहला है ईयरबोन, मतलब हमारे आसपास जो एयर होती है ना उसमें
अगर टीबी का बैक्टीरिया है और गलती से हमने वो एयर अंदर इनहेल कर ली है तो बैक्टीरिया हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो इनहेलेशन ऑफ ड्रॉप न्यूक्लियाई फ्रॉम इन्फेक्शियस पर्सन, अगर किसी पर्सन को टीबी है, एक्टिव टीबी है और उसने वहाँ पर खांसा है, छींका है या हम उससे बात कर रहे हैं तो उसके मुंह से निकलने वाला जो लार है, स्पुटम है, उसके ड्रॉप्स वगैरह, उसके न्यूक्लियाई वगैरह उस एयर में प्रेजेंट होंगे। ठीक है, टीबी के बैक्टीरिया काफ़ी छोटे होते हैं, 1 to 5 माइक्रोन में होते हैं ये, और एक जो इस लार होती है, एक लार की बूंद में, एक स्पुटम की बूंद में 400 से लेकर 4000 तक बैक्टीरिया पाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये बैक्टीरिया काफ़ी लंबे टाइम तक एयर में सर्वाइव करते हैं। अगर हम उस दौरान उस एयर को इनहेल कर रहे हैं या वहाँ से गुजरते हैं, उस एयर को इनहेल करते हैं, तो ये इनहेलेशन रूट के थ्रू हमारे अंदर भी आ जाएगा। तो पहला रूट क्या है? इनहेलेशन। फिर देखो डायरेक्ट इनोकुलेशन। इनोकुलेशन मतलब हमारी स्किन के थ्रू, ठीक है, स्किन के थ्रू हमारे अंदर आ रहा है। क्यों आएगा? थ्रू स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन, ठीक है, या बॉडी के म्यूकस मेम्ब्रेन में। ठीक है, जैसे कि अगर किसी के हाथ में चोट लगी है, कोई खरोंच है, कोई वूंड है, तब ये आएगा। जैसे कि लेबर होते हैं, ठीक है, या फिर ऐसे मेडिकल वर्कर्स होते हैं जो लैब में काम करते हैं, जो बलगम की जांच करते हैं, ब्लड सैंपल की जांच करते हैं, अगर उस दौरान उनकी वुंड में या कोई छिला हुआ पार्ट है उसमें गलती से भी हल्का सा ड्रॉप भी गिर जाएगा तो उनके अंदर टीबी का बैक्टीरिया आ जाएगा। या फिर अगर हमारे हाथों में मतलब टीबी का बैक्टीरिया है, किसी ने खांसा है और उसको हम आइस पे रब करते हैं तो उसके थ्रू भी ये कहाँ आ जाएगा? हमारे अंदर आ जाएगा। तो ये कौन सा रूट है? डायरेक्ट इनोकुलेशन। फिर देखो इंजेक्शन। इंजेक्शन मतलब माउथ के थ्रू हम कुछ इंजेस्ट कर रहे हैं, कुछ खा रहे हैं। कंटामिनेटेड फूड और ड्रिंक, ऐसा खाना, ऐसा पदार्थ जो हम ले रहे हैं, जैसे कि जो अनपास्चराइज्ड जो मिल्क होता है, जो कच्चा दूध होता है गाय का, अगर कोई गाय माइकोबैक्टीरियम बोविस से इन्फेक्टेड है, एक और जो बैक्टीरिया होता है उसका नाम क्या होता है? माइकोबैक्टीरियम बोविस, वो गाय टीबी से इन्फेक्टेड है और उसका हम दूध पी रहे हैं, मतलब वो कैसा दूध पी रहे हैं? कच्चा दूध पी रहे हैं, जो पास्चराइज्ड मिल्क नहीं है उसको पी रहे हैं, तो हमारे अंदर ये बैक्टीरिया आएगा। या कोई बासी खाना, ठीक है, बासी खाने के अंदर, या फिर ऐसे डेयरी प्रोडक्ट्स जो ढंग से पास्चराइज नहीं है उसके थ्रू भी हमारे अंदर आएगा। फिर है ट्रांसप्लेसेंटल। इसके चांसेस बहुत ही कम होते हैं। आप समझ चुके होंगे कि मदर को अगर टीबी है तो बच्चे में आएगा, बट यहाँ पर मदर को कैसी टीबी है? इसको बोलते हैं मिलियरी फॉर्म ऑफ टीबी। ऐसी टीबी जो पूरे शरीर में फैल चुकी है उसको बोलते हैं मिलियरी फॉर्म ऑफ टीबी। अगर वो टीबी लंग्स से होते होते हमारे एब्डोमेन के रीजन को, स्टमक को, स्पाइन को, सभी को इन्फेक्ट कर चुकी है, मदर टीबी से इन्फेक्टेड है, तो वो प्लेसेंटा को क्रॉस करके बच्चे तक भी जाएगा और बच्चे में टीबी के सिम्टम आएंगे। ठीक है ना, बट ये बहुत ही रेयर कंडीशन में होता है। अब देखो हेमेटोजेनस स्प्रेड। हेमेटो मतलब ब्लड के रूट के थ्रू या लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। ठीक है, अगर हम पल्मोनरी टीबी को क्योर नहीं करेंगे टाइम पे तो ये पल्मोनरी टीबी हमारे लिम्फ जो नोड है उसमें फैल जाएगा, हमारे स्पाइन में, हमारे एब्डोमेन में, स्टमक में, हर जगह फैल जाएगा, जिसको हम बोलते हैं डिसेमिनेटेड फॉर्म ऑफ टीबी या मिलियरी फॉर्म ऑफ टीबी। तो क्या टीबी को फैलाने वाले रूट है? एक तो ब्लड इसका रूट है और एक क्या है? लिम्फेटिक सिस्टम इसका रूट है। तो स्प्रेड थ्रू ब्लड स्ट्रीम विद एन इन्फेक्टेड पर्सन। अगर किसी पर्सन को टीबी है लंग्स की और उसका ट्रीटमेंट ढंग से नहीं किया गया तो ये बैक्टीरिया पूरी बॉडी में फैल जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं डिसेमिनेटेड टीबी और मिलियरी फॉर्म ऑफ टीबी। किसके थ्रू? ब्लड के थ्रू और लिम्फेटिक सिस्टम के थ्रू। इसको बोलते हैं हेमेटोजेनस स्प्रेड। फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपकी कोई क्वेरी है या कोई आप सजेशन देना चाहते हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना फीडबैक लिखिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।